प्रीति रघुनंदन, कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अभी भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनकर निकलें और इसके लिए न्यूज़ 18 इंडिया कैंपेन भी चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। सावधानी ही इस वक्त का सबसे बड़ा बचाव है। और आइए इसी के साथ ही बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है उसके बारे में आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है अवैध धर्मांतरण से जुड़ी हुई। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने नया खुलासा किया है। एटीएस के मुताबिक मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके लिए कुछ कोड तैयार किए गए थे जिनके लिए बातचीत की जाती थी और एटीएस को ऐसे 7 कोड वर्ड्स मिले हैं जिनमें 6 को डिकोड करके उसका मतलब पता कर लिया गया है, जबकि एक कोड वर्ड को डिकोड करना अभी बाकी बताया जा रहा है। इसकी जांच की जा रही है। एटीएस के मुताबिक धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने यह बात बताई है कि साइन लैंग्वेज में बात करने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। पहला कोड वर्ड है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी धर्म परिवर्तन करवाने की प्लानिंग। छात्रों को इसी कोड के साथ बातचीत कर धर्मांतरण की तरफ ले जाया जाता था। दूसरा कोड वर्ड है मुतक्की। इस शब्द का मतलब एटीएस को पूछताछ में पता चला है, हक और सच की तलाश करना। इसके बाद इसको बार बार बोलकर बच्चों और दूसरे लोगों को बातचीत के जरिए इसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो ये मुतक्की कोड वर्ड का मतलब बताया गया। तीसरा कोड वर्ड है सलात। ये शब्द नमाज के लिए कहा जाता था। इस्लाम में जो धर्मांतरण करता तो उसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी। ये शब्द बहुत बार बोला जाता था जिससे आम बोलचाल में बोला जा सके। चौथा कोड वर्ड है रहमत, यानी कि बाहर विदेशों से आने वाला फंड इस इनाम के कोड से बातचीत किया जाता था और इस वजह से किसी को शक नहीं होता था। पांचवा कोड वर्ड है अल्लाह के बंदे, यानी कोई यूट्यूब या सोशल मीडिया से मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो लाइक करता था। छठा कोड वर्ड है मोबाइल नंबर और जन्म तिथि। ये कोड वर्ड में धर्म परिवर्तन करवाने का नाम था और एक आईडी के रूप में इसको बनाया जाता था। सातवां कोड वर्ड है कौम का कलंक। ये कोड वर्ड अब तक डिकोड नहीं हो पाया है, इसकी जांच की जा रही है। सरकार के एसीएस होम अवनीश अवस्थी सर मौजूद है। सर, कितना बड़ा रैकेट और आपकी जांच एजेंसियां देश के 24 राज्यों में काम कर रही हैं? जी, हमारा जो एटीएस है वो सभी हमारे जो एडीजीएलओ हैं, आईजी एटीएस हैं, उनकी पूरी टीम है, वो राज्यों में तो काम कर ही रही है। वो हमारे प्रदेश में भी 32 जिलों में लगभग काम कर रही है। कानपुर में भी काफ़ी गहनता से पूछताछ की गई है और हवाला के एंगल भी मिले हैं, तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है और निश्चय ही मूक बधिर बच्चे हैं तो उनको जो है मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे जो है कोडिंग की इस्तेमाल 7 कोड कर रहे थे, कौन जो है कौम का कलंक जैसे बहुत सारे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी कोडिंग को डिकोड की एटीएस कर रहे थे। उसमें कैसा निकल के आ रहा? मूक बधिर बच्चों को साइनिंग कोड के जरिए ब्रेन वॉश करते थे। देखिए, ये तो शुरुआत में भी पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि जो है इसमें धर्मांतरण के बाद जो है उनको ब्रेन वॉश इसलिए भी करते थे कि ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर विद इन दी मूक बधिर कम्युनिटी और भी लोगों को जो है इसके लिए वो लोग प्रोत्साहित कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उनको जो है इसके लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। एटीएस जो है अभी काफ़ी गंभीरता से, अब तो काफ़ी जांच पड़ताल हो गई है। आपने देखा कल 3 गिरफ्तारी और की हैं और 3 लोगों को जो है इनमें गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इसमें जो है कार्रवाई चलेगी, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है प्रदेश में धर्मांतरण के संदर्भ में पहला कानून पूरे देश में इस तरह का आया है। तो इस धर्मांतरण के कानून में स्पष्टता लिखा हुआ है कि कोई भी लोभ लालच से अगर कोई धर्मांतरण किया गया है तो वो गलत है, इलीगल है, उस पर बहुत सख्त दंड भी है। और इस महत्वपूर्ण खबर पर जिसमें धर्मांतरण के कई डिकोड्स हुए शब्द सामने आ रहे हैं, बात करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, और क्या जानकारी इन डिकोड शब्दों के बारे में?
देखिए बिल्कुल प्रीति, जो डिकोड शब्द है, कहा जाए कि कोड का अवैध धर्मांतरण का हथियार था इनका कोडिंग। हालांकि यूपी एटीएस ने 6 कोड को डिकोड करके अवैध धर्मांतरण की इस हथियार को बेनकाब कर दिया, लेकिन 7वां जो डिकोड है, कौम का कलंक, आखिर इस कोड के पीछे क्या है, इसकी जांच यूपी एटीएस कर रही है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है प्रीति, क्योंकि कौम के कलंक का आखिर क्या अर्थ है। जिस तरह से 3 गिरफ्तारियां कल हुई हैं, महाराष्ट्र के बीड़ का इरफान पकड़ा गया है, दिल्ली और हरियाणा के जो लोग पकड़े गए उनके पास से जो साहित्य और दस्तावेज बरामद हुए हैं, उस बात को लेकर यूपी के एसीएस होम ने सीधे तौर पर यह कहा 19 अवस्थी ने कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा, इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर, 1,82,00,000 के आसपास का 4 खातों में उमर गौतम के ट्रांजैक्शन, और जो देश के 24 राज्य, यूपी के 32 जिले, यहां पर लगातार यूपी एटीएस की छापेमारी चल रही। तो जो डिकोड का जो खेल हुआ है, उसमें अगर आपको बताएं तो बैक टू रिवर्ट टू इस्लाम, यानी आपको इस्लाम में वापस आना है, मुत्तक आपको कैसे कैसे काम करने हैं, इसके अलावा सलात, आपको नमाज के बारे में क्या करना है, ये ऐसे बहुत सारे डिकोड हैं। इन्होंने जो इसके अलावा एक जो डिकोड है उसमें इन्होंने रहमत मतलब विदेशी फंडिंग, अगर आपका विदेश से फंड आ रहा है तो उसको एक कोड के तौर पर रहमत बोलते थे, यानी जो ऊपर से दुआ बरस रही, ऊपर से जो धन आ रहा है उसको रहमत के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिससे इनके इस गिरोह का पर्दाफाश ना हो सके। लेकिन 32 जिलों और 27 जिलों के कप्तानों को मुख्यमंत्री ने हाई लेवल बैठक कर ये कह दिया कि एक एक बिंदु पर उन्हें डिटेल्स चाहिए, कहीं आदित्य अब्दुल्ला ना बन जाए, कहीं प्रवीण जो है वो मोहम्मद आरिफ ना बन जाए, इन सब की जांच हो रही। लेकिन कश्मीर से लेकर केरल तक, बिहार से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा, सब जगह छापेमारी यूपी एटीएस की चल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी जो एनआईए है उनको जांच शेयर करके की गई है, जो जानकारी है प्रीति वो शेयर की गई है, और गिरफ्तारी का जो सिलसिला है उसे तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ ये धर्मांतरण का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इस पर मैं आगे भी आपसे बात करूंगी, लेकिन यूपी एटीएस धर्मांतरण वाले मामले में किस तरह से एक्शन में है वो मैं आपको बता देती हूं। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने दिल्ली और हरियाणा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिमांड पर चल रहे उमर गौतम और जहांगीर कासमी ने पूछताछ में ये जानकारी दी, जिस बिना पर इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों में राहुल भोला, इरफान शेख और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल शामिल है। उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी दिल्ली और हरियाणा से हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का दावा है कि धर्मांतरण कराने के लिए ये लोग पैसे का लालच देते थे, जिसकी फंडिंग विदेशों से होती थी और इनके पास हवाला के जरिए पैसे आ रहे थे। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1,82,83,910 रुपये खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। इस खाते में करीब 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न विदेशों से आना पाया जा रहा है, जिसमें से मुख्यतः रियाद, कतर, दुबई और आबू धाबी है। अजीत, ये जो 3 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनसे क्या इंफॉर्मेशन मिल पाई है अभी तक? देखिए प्रीति, ये जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, ये उमर गौतम और जहांगीर कासिम की रिमांड के दौरान जब एटीएफ ने पूछताछ की थी तो इन्होंने इन नामों का खुलासा किया था। ये 3 व्यक्ति वो कड़ी है, जो मुन्ना है, जो इरफान है, जो उमर गौतम और जहांगीर कासिम के नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे अभी 170 लोगों के आसपास की जो सूची यूपी एटीएस के पास है, उनकी भी तलाश की जा रही, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई उसमें से इरफान को बताया जा रहा है कि वो दिल्ली के बाल विकास मंत्रालय में काम करता था और फोन के जरिए मूक बधिर बच्चों को टारगेट करता था। मूक बधिर बच्चों को टारगेट करके उन्हें किस तरह उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें वीडियो और कोड के जरिए कैसे, उन्हें साइनिंग लैंग्वेज के जरिए उन्हें उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें तैयार किया जाता था। तो क्या ये इन्हें आतंकी ट्रेनिंग के लिए, मानव बम के लिए तैयार किया जाता था, या फिर इनके माध्यम से जो मूक बधिर और कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाता था, जो एसीएस होम यूपी के बता रहे थे। तो कई सारे खुलासे होने को, मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ प्रीति धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये देश के अंदर और देश के बाहर
24 राज्य इससे प्रभावित हैं। देश के कई बाहर भी इंटरनेशनल बॉर्डर का जिक्र उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, एटीएस कर रही है। इसके साथ ही विदेशी फंडिंग जो 3 से 4 खाते मिले हैं उमर गौतम उनके सहयोगियों को 1,82,00,000 के आसपास, उसमें विदेशों से, कतर से, कई सारे देशों से वहां पैसा आया, अबू धाबी से, दुबई से, इन सब की जांच की जा रही है। सरकार और एटीएस भी यही कह रही है कोई छोटा मामला नहीं है, ये देश के खिलाफ बड़ी साजिश का हिस्सा। खेल इसका दासना के मंदिर से शुरू हुआ था, धर्मांतरण तक पहुंचा और अब ये टेरर फंडिंग, विदेशी फंडिंग, हवाला और आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद तक पहुंच गया है। तो ये जो एक चिट्ठी पहले जो एटीएफ ने दी थी, रिमांड अर्जी दी थी, जब जहांगीर कासिम और उमर गौतम को रिमांड पर लिया था प्रीति लखनऊ के न्यायिक मजिस्ट्रेट के हाथ, तो उसमें इन्होंने जनसंख्या संतुलन की बात की थी कि ये कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कराकर जनसंख्या के संतुलन को बराबर करना चाहते हैं। विदेशी फंडिंग कैसे आ रही है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इसमें कैसे रोल अदा कर रही है, विदेशों से खूब सारा इनको फंड आ रहा है और उसी को कोड में कहते हैं रहमत है। जो विदेश से हवाला का पैसा आ रहा है उसे बोलते हैं रहमत है, जो उसका इस्तेमाल ये गैर कानूनी तरीके से करते हैं उसको कहते हैं ये रहमत है। और इस तरह के जो कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं जिसे एटीएफ ने डिकोड कर दिया, हालांकि अभी एक कोड को डिकोड करना बाकी है जिसे जो एटीएस सबसे अहम कड़ी मान रही है। तो यूपी की एटीएस, यूपी की पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियों से इस पर मैं बात करूंगी आपसे अजीत। और इसी बीच अजीत, अवैध धर्मांतरण पर गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान सामने आया है, क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। धर्मांतरण पर जहां 32 जिलों में उत्तर प्रदेश में कनेक्शन निकल के आया है, तो वहीं अभी तक यूपी पुलिस ने 5 गिरफ्तारी भी की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला जी, हम उनसे जानेंगे सर, धर्मांतरण का जो खेल दिख रहा है क्या लग रहा है आपको? ये बहुत सोची समझी साजिश है, वेल प्लान्ड, दीमक की तरह इस देश को ख़त्म करने की प्लानिंग। देखिए, पाकिस्तान या जो भी ताकतें हिंदुस्तान को ख़त्म करना चाहती थी, आतंकवाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, आतंकवाद का खात्मा बुरी तरह हुआ है। अब देश को या हिंदुओं को कैसे ख़त्म करें, क्योंकि हिंदू एक ही मात्र देश है पूरे विश्व में। सोचने जैसी बात है, एकमात्र देश है पूरे विश्व में, इस देश को भी ख़त्म करना है, क्योंकि एक देश भी हिंदू का क्यों बचा है। तो हिंदुओं का नाश करने के लिए, हिंदुओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए कि आने वाली इनकी पीढ़ी ना बचे, इससे बड़ा घिनौना सोचा समझा प्लानिंग क्या हो सकता है। वेल प्लान्ड, वेल कोरियोग्राफ्ड, एक एक इंच, एक एक रत्ती सोचा गया, वेल फंडेड बाय फॉरेन कंट्रीज। विदेशों से अनगिनत कई करोड़ दौलत आ रही है और ये चल रहा था और ये पकड़ा गया। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को, धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को, यूपी सरकार को, योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। साफ तौर पर सांसद रवि किशन ने भी कहा है कि इस मुद्दे को वो पार्लियामेंट लेकर के जाएंगे और जिसने भी सीमा को लांघने का प्रयास किया वो बख्शा नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश में। कैमरा पर्सन गोपी के साथ प्रशांत किशोर पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक धर्मांतरण का जो ये मामला है, ये इसका नेक्सस है, फैला हुआ है। कश्मीर घाटी से खबर, जहां उत्तर प्रदेश की ही तरह मुजफ्फरनगर में भी जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मामला सामने आ रहा है और आरोप है कि मुजफ्फरनगर में एक सिख लड़की को डरा धमकाकर उसका धर्मांतरण करा दिया गया और निकाह भी पढ़वा दिया गया। लड़की की शिकायत पर यूपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, उसे जेल भी भेज दिया है, लेकिन ये पूरा नेक्सस जिस तरह से कश्मीर में सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन का था, वो मुजफ्फरनगर में भी सामने आ रहा है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। अजीत, कल तक ये खबर थी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश के ही इलाकों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है सिख समुदाय की लड़कियों को लेकर। देखिए बिल्कुल प्रीति, जब तक उनके अंदर डर था, भय था, तब तक ये मामले सामने नहीं आ रहे थे। ऐसी बहुत सारी लड़कियां सिख समुदाय की हों या दूसरे हिंदू समुदाय की जिन्हें धर्म परिवर्तन जबरन करा दिया गया, वो मामले सामने नहीं आ रहे थे। जब एटीएस ने अपना टोल फ्री नंबर जारी किया, कश्मीर में प्रदर्शन शुरू हुए, दिल्ली तक प्रदर्शन शुरू हुए, उसके बाद ऐसे मामले आए और मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ, जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया। उसके बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उस युवती को उसके घर वापस भेजा है। एटीएस को भी लगभग 150 के आसपास लोगों ने कॉल किया है जिनके घर की बच्चियां या उनके बच्चे घर वापस नहीं आए हैं, लापता, उन्हें पता ही नहीं धर्म परिवर्तन के बाद वो कहां चले गए। तो अब सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर मूड में है, कार्रवाई की बात कर रही है, किसी को छोड़ना नहीं है। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम ने कह दिया कि ऐसे लोगों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, कुर्क की जाएंगी, उन्हें एनएसए के तहत निरुद्ध किया जाएगा, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने
कल और आज बैठक की थी इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी एजेंसियों को कहा है कि डीपली जाएं, तह तक जाएं, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा चेहरा हो, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, जो इस घिनौने काम में शामिल है, जो देश के विरोध में साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। तो अब आपको आने वाले समय में प्रीति एक के बाद एक परत दर परत एटीएस के खुलासे में बहुत बड़े बड़े चेहरे, बहुत बड़े अभी तक एक डर था और जिस तरह से ये मामले का पर्दाफाश हुआ है उसके बाद देखिए लगातार घटनाएं सामने आ रही है। कल कश्मीर से घटना सामने आई थी, आज मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़े। इधर कश्मीर घाटी में सिख लड़कियों के धर्मांतरण का मामला सामने आने पर सिख समुदाय आक्रोश में है। सिखों का एक प्रतिनिधि मंडल आज दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मिलने उनके आवास पर पहुंचा। सिखों के प्रतिनिधि मंडल ने जी किशन रेड्डी को ज्ञापन सौंपा है और इस संबंध में अध्यादेश लाने की मांग की है। राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हमारे साथ हैं। रेड्डी जी, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सिख लड़कियों का अपहरण करके उन्हें जबरन धर्मांतरण कराया गया, एक डेलीगेशन भी आपसे मिला। उत्तर प्रदेश और कई सारे राज्यों में जांच चल रही है, धर्मांतरण के 1000 से ज़्यादा केस आए हैं। लगता नहीं पूरा डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश है? ऐसा नहीं बोल सकते हैं, मगर बहुत सालों से, अभी नहीं, बहुत सालों से ये धर्मांतरण कराना और उसको कुछ लालच बताकर मास कन्वर्शन करना बहुत सालों से चल रहे। इसको रोकने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो मास कन्वर्शन लालच देकर, डरा कर कन्वर्शन करना गलत है, ऐसा बताए भी हैं। इसीलिए भारत सरकार भी, मोदी जी के नेतृत्व में भी हम मास कन्वर्शन के खिलाफ है। मास कन्वर्शन नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत जो होता है वो अलग बात है, मगर पैसे देकर, लालच बताकर और गन पॉइंट के नीचे कन्वर्शन करना बहुत गलत है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलीगल भी है, ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। ये सरकार की तरफ से हम यही विचार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ हैं जागो पार्टी के अध्यक्ष मनजीत सिंह जी के जी। मनजीत सिंह जी, क्या रहा आज के जो आपने कहा एक डेलीगेशन मिला है आपका यहाँ पर, तो क्या डिमांड की है वहाँ पर? जो हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री साहब को जो हमने दी है, रेड्डी साहब को, उसके अंदर हमने जो हमारी बातें प्राइम मिनिस्टर को कन्वे करनी थी वो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। उसके अंदर लिखा गया कि जिस तरीके से जबरन लड़कियों को उठा के 18 साल की बच्ची को गन पॉइंट पे एक बुजुर्ग के साथ 2 शादियाँ हुई हैं, आप उससे ब्याह करा रहे हैं। हमें ये समझ है कि एक्ट बनाने में बड़ा समय लगता है। तो आज हमने इनसे बोला कि वहाँ पे ऑर्डिनेंस ले आना चाहिए, ऑर्डिनेंस ला के इसको लागू कर दीजिए। आगे भी सरकार कई ऑर्डिनेंस लाती है ताकि इमीडिएटली सिखों को वहाँ पे राहत मिले। और अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा कल इस मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मिले थे। उन्होंने दावा किया था कि इन लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाकर बड़ी उम्र के लोगों से निकाह करवाया जा रहा है। हालांकि अब लड़कियों का इन आरोपों पर क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया, उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। आनंद तिवारी की खबर है, बालाजी श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। 1988 बैच के आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव इस वक्त स्पेशल सीपी विजिलेंस के पद पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी दे रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली के लिए जानकारी ये आ रही है कि बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या जानकारी? जी देखिए अर्पिता, दिल्ली पुलिस को नए कमिश्नर मिले हैं। बालाजी श्रीवास्तव आईपीएस अधिकारी हैं, 1988 बैच के, और इस वक्त स्पेशल सीपी विजिलेंस के पद पर वो तैनात थे। चूंकि जो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर हैं एसएन श्रीवास्तव, उनका कल कार्यकाल पूरा हो रहा है और उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या उन्हें आगे एक्सटेंशन मिलेगा या दिल्ली को एक नया कमिश्नर मिलेगा। तो जो जानकारी अब मिल रही है कि अभी जो लुक आफ्टर चार्ज है वो बालाजी श्रीवास्तव को दिया गया है। इन्हें अगले जो कमिश्नर हैं दिल्ली के वो बालाजी श्रीवास्तव रहेंगे। कुछ देर के बाद उनके जो ऑर्डर हैं वो भी सार्वजनिक किए जाएंगे और अभी फिलहाल जो स्पेशल सीपी विजिलेंस है वहां पर वो तैनात है। इसके पहले स्पेशल सीपी, स्पेशल सेल
और मिजोरम के जो डीजीपी है वो भी बालाजी श्रीवास्तव रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे हैं और अभी फिलहाल अब जो है वो दिल्ली के कमिश्नर का कार्यभार जो है कल से वो जो है संभालेंगे। जी शुक्रिया आनंद इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई भी आ रही है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की खबर है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करेंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इन सब के बीच सिद्धू आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की उनकी बात है और सिद्धू आज सुबह पटियाला से रवाना हो चुके हैं। जानकारी यह है कि आज अब शाम होते होते उनकी मुलाकात हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि इस मुलाकात के बाद क्या निर्णायक फैसला होता है इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जिस तरह का विवाद था, जिस तरह की पोस्टरबाजी हो रही थी, बयानबाजी हो रही थी, उसके बाद कमेटी के जरिए कांग्रेस की ये कहा गया था कि समाधान निकाला जाएगा, लेकिन कमेटी के सामने नवजोत सिंह सिद्धू पेश नहीं हुए थे और आज का उनका कार्यक्रम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने का। अरुण सिंह की खबर है पटियाला से वो रवाना हो चुके हैं। कितनी देर में ये मुलाकात होगी, निगाहें इस पर है और कहा जा रहा है कि कलह पर अब सुलह होगी या नहीं, इस पर क्या आज अंतिम फैसला होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो कांग्रेस का अब आगे का प्लान क्या होगा? प्लान इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब पंजाब के उतरना है कांग्रेस पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी इस वक्त है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, पंजाब कांग्रेस पर इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? देखिए, पंजाब कांग्रेस में जो विवाद है और अंदरूनी एक तरह से झगड़ा है उसको निपटाने के लिए अब आखिरी प्रयास इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों से सिद्धू की मुलाकात के बाद ये तय हो जाएगा कि सिद्धू पार्टी में रहेंगे और अगर रहेंगे तो किस भूमिका में रहेंगे। क्या वो सरकार में भूमिका निभाएंगे या फिर वो संगठन में जाएंगे? क्योंकि जो ऑफर उनको पहले कमेटी ने दिया था बातचीत में, उस ऑफर को लेकर के वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। डिप्टी सीएम के पोस्ट पर उनका कहना था कि वो कैबिनेट में मिनिस्टर थे ही, उनकी बात नहीं मानी जाती। उनकी कैबिनेट में कोई प्रपोजल लेके जाते हैं उस पर कैप्टन ध्यान नहीं देते, उनको गंभीरता से नहीं लेते। तो डिप्टी सीएम बनके या उनके अंडर काम करने का कोई मतलब नहीं। चुनाव सामने है, इसलिए समय भी बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है। लेकिन जब वो बैठेंगे प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ तो जाहिर सी बात है, संगठन जब कोई निर्णय लेता है तो उसका सम्मान दोनों पक्षों को करना पड़ता है। उनको संगठन में ले जाने, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की उनकी चाहत जरूर है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित तमाम ऐसे धाड़े हैं जो विरोध कर रहे हैं। सिद्धू के जो खिलाफ तर्क जाता है वो सबसे ज्यादा ये कि वो अनप्रेडिक्टेबल है। वो कल क्या बयान देंगे, क्या वो पार्टी संगठन की रीत नीति को मानेंगे, क्या उनके अनुशासन को दायरे में रहेंगे, ये कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। और यही वजह कि आप देखिए 3 सदस्यीय जो कमेटी बनी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह दो बार आके उससे मुलाकात करके 3 घंटे तक बात करके गए, लेकिन सिद्धू एक बार मिले और उसके बाद दोबारा फोन तक पर वो नहीं आए कमेटी के सदस्यों के। तो कमेटी के सदस्य नाराज थे और उन्होंने कहा था कि जो पार्टी में लेके उनको आई हैं वही उनसे बात करें। इसीलिए प्रियंका गांधी पर्दे के पीछे से जो बात कर रही थी अब उनको सामने से बात करना पड़ेगा। सिद्धू दिल्ली पहुंच गए और कहा यह जा रहा है कि उनको प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों से मिलना है। इस वक्त मैं राहुल गांधी घर पे हूं, लेकिन अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। मीडिया का यहाँ जमावड़ा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी दोनों से मिलेंगे। सवाल सिर्फ इतना कि क्या प्रियंका गांधी यहां आएंगी और दोनों के साथ इकट्ठा मिलेंगे या प्रियंका गांधी से कहीं और किसी और जगह पर नवजोत सिंह सिद्धू मिलकर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है अरुण कि सिद्धू का अब अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, सिद्धू के पास जब वो राहुल और प्रियंका से बात कर लेंगे तब शायद तस्वीर साफ हो जाए कि उनका अगला कदम क्या होगा, अगर वो संतुष्ट होंगे। क्योंकि वो लगातार बात जो कह रहे थे, जो मुद्दे उठा रहे थे, सैंड माफिया की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट माफिया की बात कर रहे थे, ड्रग्स माफिया की बात कर रहे थे, इसके अलावा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की बात कर रहे थे और उस पर कार्रवाई न होने की बात कर रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने लगभग 200 नेताओं से मुलाकात की, उनमें मंत्री भी थे, विधायक भी थे, सांसद भी थे। सबसे बात करके एक 18 पॉइंट का एजेंडा उन्होंने तैयार किया, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी वादे पूरे नहीं हो पाए थे। उन सबको अमरिंदर सिंह के पास भेजा और इसी हफ्ते में कहा जा रहा है कि अमरिंदर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन सभी बातों को अमल में लाने के लिए क्या वो करने जा रहे हैं ये बताएंगे। तो सिद्धू के जो मुद्दे थे उनको सॉल्व करने की कोशिश तो सरकार करेगी और वो आला कमान के नेतृत्व पर ही कर रही है। तो अब सिद्धू क्या और चाहते हैं, क्या उनकी भूमिका होगी, ये जो फाइनल बातचीत होगी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से, उसके बाद ही तय होगा कि सिद्धू पार्टी में रहेंगे या कोई दूसरा विकल्प तलाशेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए अरुण, विवाद सुलझाने के लिए कोशिशें किस स्तर पर हो रही हैं? क्योंकि कांग्रेस की समिति के सामने तो नवजोत सिंह सिद्धू पेश हुए नहीं। देखिए, उच्चतम स्तर की कोशिशें हैं अभी ये कमेटी के सामने, वो इसीलिए पेश इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है अरुण, रोक रही है आपको। मौजूदा सुरक्षा हालात पर पीएम को जानकारी देने के संबंध में जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए अमित शाह भी पहुंचे हैं और उनके साथ जम्मू धमाके पर प्रधानमंत्री को जानकारी देने के लिए
ये आ रही है खबर कि पीएम से मुलाकात करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। मौजूदा सुरक्षा हालात पर प्रधानमंत्री को जानकारी देने के लिए वो पहुंचे हैं। जानकारी है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस मुलाकात में शामिल हुए हैं और जिस तरह से जम्मू में खबरें हैं, जिस तरह से पुलिस कर्मियों को आतंकी टारगेट कर रहे हैं, इसके संबंध में डिटेल जानकारी देने के लिए, और आपको याद होगा अभी वो दौरे पर भी गए थे और इस संबंध में उनकी मुलाकात बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक हो रही है। अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। तो जम्मू धमाके पर पीएम को डिटेल में रिपोर्ट देने के लिए और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है उस पर बात करने के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक जिसकी जानकारी आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री शामिल हुए हैं, गृह मंत्री पहुंचे हैं और साथ ही साथ तमाम वो अफसर जो इस धमाके से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जोड़ रहे हैं, जुटा रहे हैं और उस पर नजर बनाए हुए हैं, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत के भी शामिल होने की जानकारी है और ये भी है इंफॉर्मेशन कि वायुसेना के कई बड़े अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं इस बैठक में। तो बड़ी खबर ये कि जम्मू धमाके पर ये महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के साथ हो रही है। अमित शाह भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जम्मू धमाके पर प्रधानमंत्री को जानकारी दी जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो कहां तक अभी तक बढ़ाया गया है, किन किन संदिग्ध लोगों पर लगातार ट्रिगर किया जा रहा है और वहां से लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आपने कल भी देखा कि मुठभेड़ जारी है। ऐसे हालात में सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में एक बड़ा प्रश्न है और साथ ही जिस तरह से आतंकियों की बौखलाहट के लगातार वाकये जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, ऐसे में अब आगे भारत सरकार का रोड मैप क्या होने जा रहा है, इसके संबंध में ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। मौजूदा सुरक्षा हालात पर ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। 7 लोक कल्याण मार्ग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर इस बैठक के होने की जानकारी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाड़ियों की आना जाने की जानकारी मिल रही है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। संदीप, बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? देखिए, बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सहित एनएसए अजीत डोवाल और गृह राज्य मंत्री भी मौजूद है। साथ ही कई और अफसर भी इस बैठक में फिलहाल मौजूद है। 4 बजे से बैठक शुरू हुई है। चूंकि रक्षा मंत्री जो है अभी आज ही जो है लौटे हैं 3 दिन के लद्दाख दौरे से। वहां पे उन्होंने सारे जो हालात है लद्दाख में उसका जायजा लिया है। जिस तरीके से वहां पे कार्रवाई हो रही है, भारतीय सेना जिस तरीके से अपने आप को मजबूती दे रही है, उसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया। साथ ही जम्मू में जिस तरीके से अटैक हुआ है उसको लेकर भी जो है इस बैठक में जो है चर्चा जरूर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं तो और खुद जो है रक्षा मंत्री और गृह मंत्री यहाँ मौजूद है, तो इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी। और बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। इससे पहले रक्षा मंत्री को बाकायदा ब्रीफ भी किया जा चुका है। जितने भी अधिकारी हैं एयरफोर्स के, उन्होंने ब्रीफ किया है हालात के बारे में, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार हालात जो है वो कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में ख़राब हो रहे हैं। लगातार जो है अटैक्स जो है वो सामने आ रहे हैं और लद्दाख में जो अभी भी गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो रक्षा मंत्री के पास है और उम्मीद की जा रही है कि रक्षा मंत्री इन सारे विषयों के बारे में जो है बताएंगे। हो सकता है और भी अन्य इश्यूज़ हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने इस बैठक को बुलाया है और उसमें जो है दोनों गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद है, तो जाहिर सी बात है एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के डेवलपमेंट देखने को मिले हैं उस ठीक है, मैं संदीप आपका दोबारा रुक करूंगी और इस बैठक पर आप निगाह बनाए रखिएगा। एक और अहम खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा से जुड़ी हुई खबर है। हिंसा की जांच के लिए जानकारी मिल रही है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किरण रेड्डी को सौंप दी है। न्यूज 18 की यतेंद्र शर्मा ने खबर दी है। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में बताया गया है कि सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की गई थी और इस हिंसा के पीछे वो लोग थे जिनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राजनीतिक बदला लेने की नीयत से हिंसा को अंजाम दिया गया था। और बंगाल हिंसा पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद कमेटी के सदस्यों ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा में कई लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि कई घरों को भी निशाना बनाया गया था। क्या रिपोर्ट है? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो आज हमने मंत्री जी को दी है, उसमें जो
जो वहाँ के हालात, जो वायलेंस हुई है, वो किस किस्म की वायलेंस हुई है, उसकी सारी डिटेल दी है। कमेटी ने तकरीबन 27 किस्म की कंप्लेंट्स जो कमेटी ने वहाँ से महसूस की हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, जो रिपोर्ट्स मिली हैं, जो लोगों ने बताया है, जो कमेटी ने हॉस्पिटल में जाके लोगों से बात की या ऑनलाइन बात की, वो इसमें एनलिस्ट की हैं कि लोगों के कैसे लोगों के घर जला दिए, कैसे लोगों को मारा गया, गांव के गांव लोगों को भगा दिया गया, लोगों ने शेल्टर ली, लेडीज़ के साथ अत्याचार हुआ, लोगों को जो छोटा छोटा धंधा करता था, जो कहीं रेडी लगाता था, कोई छोटा सा बिजनेस करता था, लेकिन वो उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर थे, उनको उनका काम धंधा बंद कर दिया, उनसे पैसे मांगे गए कि दोबारा काम करना है तो पैसे दो। तो इस किस्म की जो अत्याचार किए गए वो हमने कमेटी ने बात आई आपकी जो रिपोर्ट्स आई है कि उसमें बड़ा रेप किया गया उन लोगों के। इनफैक्ट जो बातें आपको अभी जस्टिस कोहली हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताई वो तो आजीविका और बाकी साधनों को लेके है, और सबसे बड़ा जो इसमें जो मतलब बहुत हॉरिफाइंग जो अनुभव था या जो ऑब्जर्वेशन था वो था जिस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, उनके साथ वायलेंस की गई है। वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं, मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं, इमोशनल वायलेंस भी की गई है, और इमोशनल टेररिज्म का एक तरह से प्रयोग वहाँ किया गया है ताकि वो लोग एक पर्टिकुलर अपनी जो राजनीति विचारधारा रखते हैं उसको छोड़ दे और आतंक में आके उन्हीं को सपोर्ट करें। ऐसे इसमें कि कितनी महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई? देखिए बहुत होंगी, पर लोग लजाते हैं, सामने नहीं आते हैं, बोलते नहीं है, पर 150-200 तो निश्चित हमारे नोटिस में आई है, और असली फिगर इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है। का जुड़ गई है खबर पर और बात करने के लिए आशिका का सीधे रुख करते हुए। आशिका, कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें और क्या खास बातें हैं? देखिए, बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि जो हिंसा को नहीं रोका गया है इसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। तो जो लंबे समय से जो आरोप बीजेपी लगा रही थी राज्य सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं उस पर जो है मोहर लगती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि राज्य सरकार इसको कैसे लेती है। आमतौर पर इसके पहले जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा था कि जैसे ही मैंने शपथ ग्रहण किया वैसे ही उसी दिन फैक्ट फाइंडिंग दिल्ली से कमेटी को भेजा जाता है, केंद्रीय दल को भेजा जाता है। अब कोर्ट के निर्देश पर एनएचआरसी की एक टीम है। तो हिंसा को लेकर के जैसे कि आरोप अब भी बीजेपी के कई नेता लगा रहे हैं कि अब भी उनके कार्यकर्ता घर नहीं लौट पाए हैं, तो परिस्थिति जो है वो गंभीर है। ये ज़रूर इस रिपोर्ट को देखकर नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। लगातार इसमें बयानबाजियां भी हो रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही कमेटी की ओर से मिली रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्या कहा है, सुनिए। दिया है ये रिपोर्ट, मैं गृह मंत्री जी को देंगे, श्री अमित शाह जी को, और वो अधिकारियों की चर्चा करके जो भी कार्रवाई भारत सरकार का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो करना है ज़रूर हम क्योंकि प्रमुख लोग सिविल सोसाइटी के अंदर जो प्रमुख लोग है, बुद्धिजीवी है, वो लोग घूम के आए, वेस्ट बंगाल घूम के आके इन डिटेल रिपोर्ट दिया है। पहले भी कुछ संस्था भी रिपोर्ट दिया है, और इस विषय पर होम मिनिस्ट्री गृह मंत्री जी के नेतृत्व में चर्चा करके जो भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहिए जरूर भारत सरकार करेगी। गवर्नर के खिलाफ ऐसा बात करना, मुख्यमंत्री जी ऐसा स्टेटमेंट देना बहुत गलत है। और इसी बीच बंगाल दौरे पर पहुंचे कमेटी के सदस्य आतिफ रशीद ने कुछ लोगों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। आरोप है कि आतिफ रशीद हिंसा प्रभावित लोगों से मिलने के लिए जादवपुर पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने उनका घेराव कर विरोध शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आतिफ रशीद ने यह भी दावा किया कि उनके साथ पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन जैसे ही लोगों ने हंगामा करना शुरू किया पुलिस वाले वहां से चले गए। हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी के मेंबर के नाते, वाइस चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नाते, जो हमारे पास कंप्लेंट्स थी, जो हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट के पास कंप्लेंट्स थी, उन कंप्लेंट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पाया कि 40 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो यहाँ नहीं रहते। कुछ गुंडों ने हम पर भी अटैक करा, पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है। तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल पीएम को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा, नो वन इज प्रेजेंट हियर। और आशिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। आशिका, किस तरह से कमेटी के लोगों के साथ हिंसा हुई है, ये मामला क्या है?
देखिए, इसके पहले भी जब सेंट्रल टीम आई थी तब भी ये शिकायत हुई थी कि जगह जगह पर लोग जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। यही आरोप चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के कई नेता लगा रहे थे कि वो जहाँ भी जा रहे हैं उनको घेर कर उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। याद दिला दूं आपको कि केंद्रीय मंत्री तक की गाड़ी में तोड़फोड़ हो चुकी है। तो अब जो एनएचआरसी की टीम आई है वो जगह जगह जाकर के राज्य भर में जो है परिस्थिति का नियंत्रण जायजा ले रही है। और इस बीच यहाँ पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्हें भी घेर कर उनके साथ बदसलूकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई है, टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई है, इसके बीच ये सेंट्रल टीम या एनएचआरसी की जो टीम है ये भी पिस रही है। जी, और साथ ही साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये बता रहे हैं कि हालात लगातार वहां पर खराब बने हुए हैं और चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान और चुनाव से बाद में स्थिति जस की तस है। ऐसे में इस कमेटी के रिपोर्ट के बाद सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया? देखिए, अभी तक तो राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही है कि बीजेपी साजिश के तहत बंगाल को बदनाम करने के लिए जो है ये ऐसी अफवाह उड़ाती है कि बंगाल में हिंसा बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक हिंसा हो रही है। बहरहाल फिलहाल इंतजार करना है कि राज्य सरकार की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है। जी, लेकिन जिस तरह से चुनावी हिंसा हुई है उस पर भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार एक अलग ही रुख पेश कर दे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि राज्य सरकार हमेशा से ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी देश में बंगाल का नाम खराब करना चाहती है, दिखाना चाहती है कि बंगाल में बहुत हिंसा है, कहीं ना कहीं ग्राउंड तैयार किया जा रहा है प्रेसिडेंट रूल का। तो ये टीएमसी की तरफ से हमेशा ही आरोप लगाया जाता रहा है। जी, लगातार ये तस्वीरें और ये घटनाएं बता रही हैं कि अभी भी हिंसा का दौर वहां पर बरकरार है और इसके साथ ही लगातार इन खबरों पर हमारी निगाह बनी रहेगी।